हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वाइटलिटी सी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम पार्ट सेकंड लाए हैं लेसन फर्स्ट का। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है? तो सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाते आपके शरीर में क्या आ जाती है? तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो वो एक प्रकार की क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कोई सी भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का या ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, वही चीज़ का एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे इसकी परिभाषा यदि हम देखें कि वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। सिंपल सा इसका उदाहरण है कि आपके जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। अब ये प्राकृतिक गैस क्या होती है? तो यहाँ पर नीचे आप इसकी समीकरण देखिए, CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस विद्युत। यहाँ पर ये गलत हो गया तो इसको आप सही कर लीजिएगा। प्राकृतिक गैस का मतलब यहाँ पर CH4 का मतलब है मीथेन। CH4 क्या है? यहाँ पर मीथेन गैस है। ये जब हम लेसन 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे यदि एक कार्बन है तो उसको हम मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं। इस प्रकार हम वहाँ पर तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। भाई हम इसको मेथेन क्यों बोल रहे हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, इससे। तो फिलहाल अभी आप सिर्फ ये ध्यान रख लो कि प्राकृतिक गैस में किसका बारे में पूछा जाता है? मीथेन के बारे में। तो कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीथेन का दहन जो है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, इसी टॉपिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? जैसा कि अभी जस्ट मैंने एक शुरुआत की थी तो बोला था कि हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद हमारे शरीर में क्या हो जाती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वही है कि श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मनुष्य जीवित रहने के लिए क्या करता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को क्या है? जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा में किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भोजन से जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स से जो लेते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज में प्राप्त होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है? ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। ऊर्जा क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप एक सिंपल सा उदाहरण इस हिसाब से समझिए कि भोजन हम किस रूप में लेते हैं? एक प्रकार से ग्लूकोज के रूप में। कि हमारे शरीर में जो भोजन गया वो किस रूप में गया? ग्लूकोज में गया। और वायुमंडल से जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है? उस ग्लूकोज से क्रिया करती है और क्रिया करके क्या करती है? ऊर्जा प्रोड्यूस कर देती है। जैसे यहाँ पर C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर छोड़ देते हैं और हमारे शरीर में क्या होता है? एक तो जल बनता है और साथ में क्या बनता है? ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। इस वजह से हम शोषण को भी क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्ट में आप सिंपल सा ध्यान रख सकते हो कि शोषण के दौरान ली गई ऊर्जा शोषण के दौरान ली गई ऑक्सीजन शरीर में उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया करके ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा जैसे शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक प्रकार से क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन कौन सी है। तो एक तो मीथेन का दहन, एक शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहते हैं, और एक जो शाक सब्जियों विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है, इसे भी क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या हो रहा था बच्चों? ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था। ठीक, ये उसकी अपोजिट है। यहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा क्या हो जाती है? कमी आ जाती है ऊष्मा की एक प्रकार से। तो वो क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसमें आप एक समीकरण ध्यान रखना। जैसे आप ये जो समीकरण याद रखोगे ना कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो इसी समीकरण को इस तरफ पलट के लिख देना।
एक प्रकार से क्या हो जाएगी आपकी, जैसे प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है ना, वो यहाँ पर हो जाएगी। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो वो ऊष्मा अवशोषी की अभिक्रिया उदाहरण हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा शोषी का तो आपको ये पता होना चाहिए, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। इसके अलावा आप एक उदाहरण ये भी याद रख सकते हो, N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा, और यहाँ पर दूसरी तरफ क्या बन गया, 2NO बन जाता है, और इसमें ऊष्मा का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दे सकता हूँ आपको। विस्थापन उदाहरण में क्या है, जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति है, सपोज करो एक तरफ तो मान लो आप स्वयं हो, और सामने आपके सामने जो द ग्रेट खली जो WWE में WWF में जो जिम में आता है, ठीक है, बॉक्सिंग में जिम, सॉरी मेरे को एग्जैक्ट मतलब जो WWE में आता है, तो खली एक तरफ आप और एक तरफ खली है, तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे मान लो धक्का देने की बात की जाए किसी जगह से, तो इजीली हमें पता है कि खली हमें वहाँ से उठाकर दूर फेंक देगा। तो क्या हुआ, इसमें जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमजोर को हटा देता है। सेम वही चीज़ होती है विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि एक जो क्रियाशील पदार्थ होता है, अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होता है, वो कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। जैसे आप इसकी परिभाषा ही पढ़ लीजिए एक बार, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जो जिंक होता है ना, ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर से ज़्यादा ताकतवर क्रियाशील होता है। कॉपर, ठीक है, और सिल्वर और आयरन मतलब सोना चांदी और तांबा, ये क्या होते हैं, सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ठीक, और जिंक क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है और यहाँ पर क्या बना लेता है, ZnSO4 बना लेता है। कॉपर को क्या कर दिया, आउट कर दिया, भाई तुम बाहर निकल जा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन में तो केवल एक ही चेंज हो रहा था, विस्थापन में क्या होता है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो दो बच्चे अपने कॉपी पेन बैग आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वही एक प्रकार से क्या हो गया, द्विविस्थापन। जैसे कि आप इसकी परिभाषा पढ़ सकते हो कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके आप जैसे समीकरण भी देख सकते हो यहाँ पर, कि जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये इधर जब ये क्रिया हुई ना, तो इसमें क्या हुआ कि ये BaSO4 हो गया, मतलब ये बेरियम तो सोडियम के स्थान पर आ गया और सोडियम क्या हो गया, इसके स्थान पर आ गया। तो इधर तो BaSO4 बन गया और इधर क्या बन गया, NaCl बन गया। तो इसमें आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो इसे हमने क्या बोल दिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो और इसको उपचयन अभिक्रिया या इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बताई थी, कोयले का दहन, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ बोली थी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो सिंपल था, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि Mg के साथ कौन जुड़ गया, O2, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, एक प्रकार से योग हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हमने क्या कहा था, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो आप इसकी परिभाषा भी देख सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का त्याग या आप कमी भी बोल सकते हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको और शॉर्ट में चाहे तो हम इसको डिफरेंट फॉर्म में भी बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन में, कि जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या हो, योग हो, हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो। ठीक है, इसके अलावा और भी है इसमें, जैसे ऋण विद्युतीय तत्व का भी इसमें क्या होता है, योग होता है, तथा धन विद्युतीय तत्व की इसमें क्या होती है, कमी होती है। और यही सेम, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये सेम अगर हम इसका अपोजिट कर दें, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन का योग, और ऋण विद्युतीय तत्व की कमी और धन विद्युतीय तत्व का योग, ये इसका अपोजिट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके अपचयन हो जाएगा।
तो एक याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण भी याद रखना, कभी कभी इस समीकरण भी इनकी पूछ ली जाती है। अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है, तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, मतलब वही कमी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है, यदि आप दोनों एक साथ याद करोगे तो हो सके आपसे गलती हो जाए, तो इससे आसान तरीका है कि आप एक याद करो, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परिभाषा अपने पास, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछी जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सी है, जिसको ऑक्सीकरण अपचयन याद है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया याद है। ऑक्सीकरण अलग से जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था, अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। यहाँ पर दोनों क्या है, एक साथ चलती है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर में से क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया ना भाई। यहाँ तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसका तो क्या हो गया भाई, अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो एक ही सभी क्रिया के अंदर दोनों चल रही है एक साथ, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लेना आप, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। क्या पूछ लिया जाता है हमसे, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ठीक। दूसरा पूछ लिया जाता है हमसे अपचायक किसे कहते हैं। तो पहले हम ऑक्सीकारक की बात करें, तो आपको सिंपली कुछ ध्यान नहीं रखना इतना सा भाई, जिसका अपचयन होता है, यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का अपचयन हुआ, सॉरी हाँ कॉपर का अपचयन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जिसका अपचयन हो रहा है समझ लो उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन हो रहा है उसे तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसे कहा जाएगा अपचायक। उसे क्या कहा जाएगा, अपचायक कहा जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसे अपचायक और जिसका अपचयन हो रहा है उसे ऑक्सीकारक, नाम के अपोजिट होगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं संक्षारण अभिक्रिया। संक्षारण बहुत सिंपल सा है। संक्षारण हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जैसे लोहे पे जंग लग गया, इस पे तो जंग लग गया, चांदी काली परत चढ़ने लग जाती है, तो ये सब एक प्रकार से क्या होता है, संक्षारण। तो जब धातुएं नमी के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे क्या होती है, संक्षारित होने लगती है, मतलब क्या है, वो नष्ट होने लगती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या आद्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होने होती है, मतलब नष्ट होने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। वो इसमें उदाहरण भी दिए हुए, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। एक और टॉपिक विकृत गंधता, और लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है विकृत गंधता किसे कहते हैं हम। सिंपल सा विकृत गंधता भी, बहुत सारे हम तेल नमकीन चिप्स की थैलियाँ लाते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि इनमें तेल चढ़ी आ रही है, ठीक है, तो उसका पीछे कारण क्या है। जब नमकीन चिप्स की थैलियाँ क्या होती है, लंबे समय तक खुली रहती है और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो उनके क्या होते हैं, स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। स्वाद और गंध उनके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता। तेल या वसा की उपचयित हो जाने पर विकृत गंधता हो जाती है तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। अब विकृत गंधता के रोकने के उपाय क्या है भाई। सबसे पहले तो इनमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, भाई इनमें क्या मिला दिया जाता है, ऑक्सीकारक मिला दिया जाता है। दूसरा, भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है, निर्वाचित पात्र में रख कर उनको सुरक्षित किया जाता है। इसके अलावा नमकीन चिप्स की थैलियों में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के स्थान पर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस उसमें क्या कर दी जाती है, प्रभावित की जाती है। नाइट्रोजन प्रभावित करके हम क्या कर सकते हैं, विकृत गंधता को रोका। जो चिप्स नमकीन की थैलियों में जो हवा आती है, गैस भरी हुई आती है, वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस ही होती है, ठीक है। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर कि आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रभावित करके इन्हें उपचयित होने से
बचाया जा सकता है। चिप्स नमकीन की थैलियों को विकृत गंधता से बचाया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स भी लिख लीजिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने नीचे आपके साथ में एक पट्टी जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप लिंक दे रखी है ग्रुप की, तो आप उसके द्वारा आप ग्रुप में जुड़कर मुझसे पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।